नमस्कार, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के सैनिक स्पीक प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं राजन वैद। अपने पहले भाग में हमने बात की थी डिसएंगेजमेंट भारत और चीन की सेना के बीच में जो फेस मैनर में जिसकी शुरुआत हो चुकी है। अब इस भाग में हम बात करेंगे निम्जो इंडियन डिफेंस क्या है और क्या ऑप्शंस हैं भारत के लिए आगे व्हाट नेक्स्ट, इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं ब्रिगेडियर राजीव महाना। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में। सर, यही सवाल उठता है सबसे अहम, डिसएंगेजमेंट के बाद व्हाट नेक्स्ट, अब क्या भारत के पास अगली ऑप्शंस हैं? देखिए, जैसा हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था, हमारे ऑनरेबल फॉरेन मिनिस्टर साहब की किताब में उन्होंने एक चैप्टर दिया है जिसका टाइटल है द निम्जो इंडियन डिफेंस जी। और वो उससे क्या कहना चाहते हैं और व्हाट डज ही वांट टू इंडिकेट। लेट्स टॉक अबाउट दैट। एज फार एज वी आर कंसर्न्ड, द ऑब्वियस इज कि चाइना के रिसोर्सेज हमसे ज्यादा हैं जी। ये भी एक सच्चाई है कि उन्होंने पहले मूव्स किए हैं तो वो सफेद मोहरों से खेल रहे हैं। निम्जो इंडियन डिफेंस एज अ थ्योरी एटलीस्ट इज कि जब काले मोहरों से आप खेलो तो आप अपने लिए इतनी फ्लेक्सिबिलिटी और ऑप्शन क्रिएट करो कि सफेद के एडवांटेज को न्यूट्रलाइज कर सको जी। अगर ये कॉन्सेप्ट हमारी है तो उसका मैनिफेस्टेशन क्या है? अगर ये हमारी कॉन्सेप्ट है तो उसका ऑब्वियस मैनिफेस्टेशन जो आज हमें दिख रहा है जी, वो मेरे को वास्तव में याद दिलाता है एक पंचतंत्र की कहानी। पंचतंत्र जैसा आप जानते हैं जी, पंडित विष्णुगुप्त ने 2000 साल पहले लिखी, 4 बेवकूफ राजकुमारों को दुनियादारी सिखाने के लिए जी। इसका आखिरी तंत्र बड़ा अजीब तंत्र था। वो था एक्शंस which have unanticipated consequences। तो 3 बढ़िया दोस्त थे पढ़े लिखे और चौथा थोड़ा सा मेरी तरह था अज्ञान। तो उन्होंने कहा हम अपनी ज्ञान का लाभ उठाना चाहते हैं, हम दुनिया को दिखा देंगे कि हम कितने अच्छे हैं, तो चलो यात्रा पे चले। यात्रा पे जा रहे थे, जंगल आया, जंगल में देखा अरे कुछ हड्डियां पड़ी हैं। अब जो हड्डियां पड़ी हैं तो पहले ने कहा भाई ये शेर की हड्डियां हैं, देखो मैं अभी इसका ढांचा बनाता हूं। बना दिया। दूसरे ने कहा मैं क्यों पीछे रहूं, मेरा ज्ञान इसको स्किन और ऑर्गन्स देगा, लो। तीसरे ने कहा रुको, तुम तो कुछ कर ही नहीं पाए, मैं इसमें जान फूंक दूंगा। चौथा जो ज्ञानी था उसने कहा भाई रुको, जो भी करना है करने से पहले मेरे को पेड़ पे चढ़ जाने दो। ये कहानी जो 2000 साल पहले लिखी गई थी आज मैनिफेस्ट होती है क्वाड में। 4 दोस्त जी, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, सालों साल एंगेजमेंट, एक बहुत बड़ी दुनिया की फैक्ट्री के साथ नाम चाइना जी, मजबूत सप्लाई चेन्स बनी, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान हुआ, शेर जिंदा हो गया। शेर जिंदा हो गया जी, तो अज्ञानी तो पेड़ पे चढ़ गया, कौन है मैं उसका नाम नहीं लूंगा, पर बाकी अब उससे ढूंढने का, बचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं जी। ये क्वाड की जिंदा करने की जो योग्यता है वो सिर्फ चाइना में ही हो सकती है, क्योंकि अगर वो ना ये करते तो आज से थोड़ी ये कॉन्सेप्ट है। 2004 ऑनवर्ड्स विचारों का आदान प्रदान चल रहा था। क्वाड इंडियन निम्जो डिफेंस में कहीं नहीं आता, इतनी मजबूत तरह से कभी नहीं आता। हाँ, एक और बढ़िया मैनिफेस्टेशन देखिए और आज ही देखिए ठीक कि आपने कुछ एक साल पहले अपनी लुक ईस्ट पॉलिसी बनाई। 25 साल पहले ये शब्द इस्तेमाल किया, लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट तो हम आ गए, ये भी सच है। एक्ट ईस्ट में हम फोकस भी कर रहे हैं एशियन कंट्रीज पे, ये भी सच है। पर ये भी हम जानते हैं कि एशियन कंट्रीज के साथ फाइनेंशियल एंगेजमेंट ज्यादा किसका है? चाइना का जी। सो हम अपने लिए फ्लेक्सिबल ऑप्शंस क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप अपने डिसीजन मेकर्स का, अपने मिलिट्री कमांडर्स का पिछले 1 साल का फॉरेन विजिट प्रोग्राम देखिए और उसके डॉट्स वर्ल्ड मैप पे लगाइए, तो इंडियन एफर्ट्स ऑफ एक्चुअली एग्जीक्यूटिंग एंड प्रोसिक्यूटिंग
निम्सो इंडियन डिफेंस आर ऑन द टेबल। जी। अब हमने अपने पत्ते रख दिए हैं, देखें आगे क्या होता है। सर, जो हमें एक तरह से कॉन्टेस्ट देखने को मिला है हिमालयस में, क्या उसको रिजॉल्व किया जा सकता है इन इंडियन ओशन? देखिए, कॉन्टेस्ट, कॉन्टिनेंटल कॉन्टेस्ट, चलो हम इसे हिमालयन कॉन्टेस्ट कह देते हैं, इसको इंडियन ओशन में आप कैसे रिजॉल्व करोगे? अगर एलएसी के ऊपर बातचीत हो रही है और आपको आपका पड़ोसी देश चाइना मिलिट्री टेंशन एलएसी पे दे रहा है, तो आप ये तो नहीं बोल सकते कि अच्छा यहाँ पे मैं यहाँ नहीं लड़ूंगा, मैं अपना बैट और बल्ला लेके इंडियन ओशन में जा रहा हूँ। अच्छा। हाँ, आप ये जरूर कर सकते हैं कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करिए थ्रू ईदर बायलैटरल रिलेशंस और मल्टीलैटरल रिलेशंस। आप ये भी कर सकते हैं कि आप पहले डिफाइन कर लीजिए कि मैं चाहता क्या हूं एज ए नेशन। क्या मैं कैपेसिटी बिल्डिंग करूंगा चाइनीज कैपेसिटी को मिरर करने के लिए, या मैं कैपेसिटी बिल्डिंग करूंगा अल्टीमेट कैपेसिटी बिल्डिंग ताकि मेरे कोर नेशनल इंटरेस्ट्स प्रोटेक्टेड रहें। दोनों शर्तों में बाय बायलैटरल रिलेशंस, बाय मल्टीलैटरल रिलेशंस और थ्रू मल्टीलैटरल confluences and congruences, we can obviously keep our options open. As far as Indian Ocean region is concerned, outcome of LAC may not have any direct bearing on our behavior and attitude towards this region. But please remember, this is the region which is going to write the geopolitical grammar in the new world order. The new world order which is being shaped by the Chinese checkers. Thank you. सर, इसके साथ साथ आपने कहा कि जो भारत अपने जो फ्लेक्सिबिलिटी तो भारत ने दिखाई है, क्या ऐसे कोर नेशनल इश्यूज हो सकते हैं जिसको सेटल करना चाहेगा भारत? देखिए, कोर नेशनल इंटरेस्ट तो हमें सेटल नहीं करना है, हमें उसे प्रोटेक्ट करना है। एंड जैसा मैं सोचता हूं, हमारा व्यवहार ये जतला रहा है कि हमारा कोर नेशनल इंटरेस्ट जो अंडर प्रोटेक्शन इस समय है, जिसको हम किसी भी कीमत पे प्रोटेक्ट करेंगे, वो है सॉवरेनिटी। और सॉवरेनिटी की परिभाषा हमारी जो है वो दो मेन पिलर्स के ऊपर है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी and independence of taking action in any international situation। जैसा हालात हैं हम वैसा करेंगे, हम दिखाते भी हैं। फिर से अगर आप देखिए यूएन में कुछ वोटिंग पैटर्न को समझिए। आपका यूएन वोट श्रीलंका का, आपका यूएन वोट इजराइल का, आपका खुद का व्यवहार आज म्यांमार की सिचुएशन के रिस्पॉन्स में, ये सब इंडिकेट करते हैं कि हम हर मुद्दे पे जो इंटरनेशनल मंच पे उठ रहा है अपने ऑप्शंस, प्रोज एंड कॉन्स लेके चलते हैं। हम एक ही लकीर या एक ही लाठी से सबको नहीं हाँकना चाहते हैं। श्रीलंका का किस्सा है तो यस, वी हैव अ बिग तमिल डायस्पोरा देयर, वी डू हैव, एंड रिमेंबर वी हैव इलेक्शंस आल्सो इन तमिलनाडु, बट स्टिल व्हेन द क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज बीइंग डिबेटेड इन यूएन, इंडिया abstained. But when it came to Israel, our dear friend, and the question of Palestinian issue was being discussed, we were selective in our response. Yes. In Myanmar, you have a military coup today. Yes. But still, we went along. We went along and fulfilled our commitment. Our military column did participate recently. Yes. Post-coup. In Myanmar's military parade. Yes. We were asked a question. Why? We said we are still maintaining diplomatic relations with them. बिल्कुल. And remember one thing, Israel is still far. Myanmar shares land border with us. So these kind of behavioral patterns are indicating a clear-cut thought
A clear-cut thought which has 4 prongs. 1, bilateral, multilateral. 2, protection of core interest. 3, flexibility. And 4, articulation of intentions with a view to achieve capabilities. सर, इसके साथ साथ चाइना के संदर्भ में क्या क्वाड भारत को एक ताकत देता है, क्या एक प्लेटफॉर्म देता है? देखिए, इस किस्म के ग्रुपिंग्स एक दूसरे को सिर्फ ताकत देने के लिए नहीं है, ना ये रीएश्योर करते हैं एक दूसरे को। ये कोई नेटो ग्रुपिंग नहीं है, हम किसी यूरोप को नहीं बचा रहे, हम एक ओशन रीजन की बात कर रहे हैं। यस, हम उस ओशन रीजन की बात कर रहे हैं जहां हम 3 शब्दों का इस्तेमाल करते हैं: ऑर्डर, डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। और क्योंकि हम इन 3 शब्दों की बात करते हैं और हम अच्छी तरह जानते हैं कि इस रीजन में आने वाले भविष्य का इतिहास है जियोपॉलिटिकली, हम ताकत ढूंढने क्वाड से नहीं निकले हैं। हम क्वाड का हिस्सा बन के एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट दे रहे हैं: ओपन वाटर्स विद फ्रीडम एंड ईज ऑफ नेविगेशन। सर, इसके साथ साथ मैं जानना चाहूँगा कि आपने कहा ठीक है, भारत के पास आगे क्या ऑप्शन हो सकती है, आसान शब्दों में अगर हम समझना चाहें, क्या भारत के पास एज है? अगर हम एक बिसात बिछी है, ठीक है, जो वाइट मोहरे हैं वो चाइना के पास है, लेकिन फिर भी हमारी जो पॉलिसी है, डिप्लोमेसी है, क्या इतनी सक्षम है कि हम काउंटर कर सकते हैं इन सबको? आप काउंटर नहीं करेंगे। जैसा मैं पत्ते पढ़ता हूं, आप प्रोएक्टिवली अपने एनवायरनमेंट को इस प्रकार शेप करेंगे कि रिसोर्सेज की कमी आपको अपना कोर नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने से रोक ना पाए। जी। पर यह समझने के लिए हमें पहले समझना चाहिए कि चाइना ने पिछले 20-25 साल में ऐसा क्या कर दिया कि पूरी दुनिया अचानक मुड़ के देख रही है। याद रखिए, एक बड़ी शानदार किताब लिखी थी एक बड़े बढ़िया जियोग्राफर ने, हैरोल्ड मैकेंडर, सर हैरोल्ड मैकेंडर जी। उन्होंने लिखा, कॉन्टिनेंटल थ्योरी लिखी, यूरेशिया के बारे में लिखा, एक कॉन्सेप्ट के बारे में लिखा और कहा कि भाई जो हार्टलैंड यूरेशिया को राज करेगा वो दुनिया को राज करेगा, ऐसी उनकी सोच थी। पर उसमें एक अजीब सा चैप्टर लिखा उन्होंने कहा कि देखिए, लगता है कि जिस दिन ये कॉन्टिनेंटल पार्ट चाइना समुद्र की तरफ देखना शुरू कर देगा तो उस दिन इसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, करीब 150 साल पहले लिखी हुई इस बात को आज जब हम समझते और देखते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि मैकेंडर उस समय इतने बड़े ज्योतिषी कैसे बन गए। हाँ, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो जिस तरह से बात हमने की, डिसएंगेजमेंट के बाद निम्जो इंडियन डिफेंस पे बात हुई और जाहिर सी बात है भारत जो है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा और उसी को मद्देनजर रख के जो है अपनी अगली चाल चलेगा। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल।